हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी की मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। और आज का ये सेट जो है वो 10 नंबर है और इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट को लगा लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, या फिर उन सभी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप उसे नहीं देखें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और इसी तरीके से अपना लगातार प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग पार्ट ए को। तो आइए अब हम लोग पार्ट ए को कवर करते हैं, जिसमें डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड का सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो बताइए, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिया गया है कि डिवोटीज बिलीव दैट गॉड ड्वेल्स इन देयर हार्ट। तो बताना है ड्वेल्स का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर, सिमिलर इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी लिव्स। ड्वेल्स का हो जाएगा लिव्स। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि नॉट एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड टू ए डिफिकल्ट क्वेश्चन क्विकली। तो आपको बताना है ऑप्शन की सहायता से कि रिस्पॉन्ड का क्या होगा सिमिलर इन मीनिंग। रिस्पॉन्ड टू का बताना है सिमिलर इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि द सेज डिड नॉट वांट टू बी बोदर्ड विद मंडेन कंसर्न। तो आपको बताना है मंडेन का यहाँ पर क्या होगा सिमिलर इन मीनिंग। तो जल्दी से बताइए दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी वर्ल्डली। मंडेन का क्या हो जाएगा? वर्ल्डली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर दिया गया है कि माउंटेनियरिंग इन बैड वेदर इज डेंजरस। तो बताना है यहाँ पर डेंजरस का क्या होगा सिमिलर इन मीनिंग, दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पेरिलस। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक, जिसमें बताया गया है ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरेस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका अपोजिट इन मीनिंग बताना है, यानी एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर 5वां नंबर दिया गया है ही हैज़ एन एवर्जन टू मिल्क। तो आपको बताना है एवर्जन का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी लाइकिंग। ही हैज़ एन अवर्जन टू मिल्क, एवर्जन का अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा लाइकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर दिया गया कि द पॉसिटी ऑफ गुड टीचर्स इज द चीफ रीजन फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द स्कूल। तो आपको बताना है पॉसिटी का क्या होगा यहाँ पर अपोजिट इन मीनिंग। तो बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं सामने और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी सरप्लस। पॉसिटिव का हो जाएगा सरप्लस, अपोजिट इन मीनिंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर दिया गया है कि डोंट यू थिंक हिज अकाउंट ऑफ थिंग्स वाज मोनोटोनस। तो आपको बताना है मोनोटोनस का क्या होगा यहाँ पर अपोजिट इन मीनिंग। मोनोटोनस का अपोजिट इन मीनिंग बताना है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी वेरिड। मोनोटोनस का अपोजिट इन मीनिंग होता है वेरिड। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर। 8वां नंबर दिया गया है कि स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फटल। तो आपको बताना है स्प्यूरियस का क्या होगा यहाँ पर अपोजिट इन मीनिंग। स्प्यूरियस का मीनिंग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जेन्युइन। तो स्प्यूरियस का जो अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा वो जेन्युइन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक, जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस भरना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है कि हैविंग सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, तो आपको इस खाली स्थान की जगह पर भरना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ही वाज ऑफर्ड ए स्कॉलरशिप बाय द कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर। 10वां नंबर दिया गया कि आफ्टर दे, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस लंच द बॉयज रन आउटसाइड। तो आपको बताना है खाली स्थान में क्या होगा। ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। आफ्टर दे, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस लंच द बॉयज
रन आउटसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हैड ईटन। आफ्टर दे हैड ईटन लंच द बॉयज रन आउटसाइड। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की, एज ही वाज ब्लैंक स्पेस एंड हैड सेव्ड एनफ मनी हिज फैमिली एस्केप्ड माइजरी व्हेन ही डाइड सडनली। तो बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा ब्लैंक स्पेस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी प्रूडेंट। एज ही वाज प्रूडेंट एंड हैड सेव्ड एनफ मनी हिज फैमिली एस्केप्ड माइजरी व्हेन ही डाइड सडनली। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर दिया गया है कि सम मिस्ट्रीज रिमेन इन डेजर्ट रिसर्च स्पेशली रिलेटिंग टू वाई सम रीजन वंस फर्टाइल आर नाउ। फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों की सहायता से क्या करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बैरन। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें आपको एरर फाइंड करना है नीचे दिए गए सेंटेंस का। तो आपको बताना है सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड विद द एक्सीडेंट नॉन वाज सीरियसली इंजर्ड। तो अब बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो जल्दी से इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए कि किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्ट 2 में एरर है। विद द एक्सीडेंट की जगह पर यहाँ पर इन द एक्सीडेंट होना चाहिए। विद की जगह पर इन लगना चाहिए, इन द एक्सीडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब 14 नंबर दिया गया है कि रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली, नो एरर। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में है एरर 14 नंबर का। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए 14 नंबर में किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में एस जो है वो नहीं होना चाहिए, रडार इक्विपमेंट होगा, क्योंकि इक्विपमेंट हमेशा सिंगुलर में रहता है, इसीलिए एस नहीं होगा। तो पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर दिया गया है कि न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स, नो एरर। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, किस पार्ट में एरर है 15 नंबर का। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 2 में एरर है। यहाँ पर हैज बीन के जगह पर हैव बीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो प्लूरल है, तो इसीलिए हैज के जगह पर हैव होना चाहिए। तो पार्ट 2 में एरर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दिया गया कि रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस, नो एरर। तो आपको बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है 16 नंबर का। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में यहाँ पर एरर है। यहाँ पर सीनरीज जो दिया गया वो प्लूरल में है, इसको सिंगुलर में होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर पार्ट 2 में एरर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्वेश्चन में जो अंडरलाइन पार्ट है उसको रिप्लेस करना है, यानी पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन के साथ जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इट इज़ 10 o'clock ऑलरेडी, इट इज़ हाई टाइम यू वेंट होम। तो अब आपको बताना है यू वेंट के जगह पर कौन सा यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट होगा। तो यू वेंट के जगह पर क्या होगा, पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस क्या होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर दिया गया है कि द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 8 AM। तो आपको बताना है आर प्लेइंग की जगह पर क्या होना चाहिए दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो आर प्लेइंग की जगह पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी हैव बीन प्लेइंग। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 8 AM। तो ये आर प्लेइंग की जगह पर होना चाहिए हैव बीन प्लेइंग। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर दिया गया कि आवर प्लान्स फॉर द ट्रिप फेल डाउन बिकॉज वी हैड नो मनी। तो अब आपको बताना है यहाँ पर डाउन की जगह पर क्या होना चाहिए नीचे दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताना है यहाँ पर डाउन की जगह पर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी थ्रो। तो डाउन की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, थ्रो होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर दिया गया कि नन ऑफ दिस ग्रुप्स हैज़ रिपोर्टेड एक्यूरेटली ऑन द प्रीवेलिंग सिचुएशन। तो आपको बताना है यहाँ पर हैज़ रिपोर्टेड के जगह पर क्या होना चाहिए नीचे दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। नन ऑफ दिस ग्रुप्स हैज़ रिपोर्टेड एक्यूरेटली ऑन द प्रीवेलिंग सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो इम्प्रूवमेंट। हैज़ रिपोर्टेड यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है।
तो अगला प्रश्न देखते हैं पार्ट बी में 21 नंबर। 21 नंबर दिया गया है कि कैंप लेमनियर चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा निम्नलिखित देश में से स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। कैंप लेमनियर चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जिबूती में। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर दिया गया कि कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार निम्नलिखित मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। तो बताना है किसके द्वारा गठित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कपड़ा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किस राज्य की नई राजधानी का नाम बदलकर अटल नगर रखा जाएगा। तो बताना है किस राज्य की नई राजधानी का नाम बदलकर अटल नगर रखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नई योजना निर्यात योजना के लिए व्यापार आधारभूत संरचना TIG को क्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भूमि, समुद्र, उप समुद्र और वायु आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो बताना है वह कौन सी मिसाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ब्रह्मोस है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 26 नंबर की NTPC ने राजीव गांधी संयुक्त साइकिल पावर प्लांट RGCCPP में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग और फोटोवोल्टिक PV संयंत्र स्थापित किया है। तो बताना है किस राज्य में किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केरल में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर की भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो बताना है यहाँ पर कौन शामिल नहीं है। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि राज्यसभा की सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा दिया गया राज्यों की विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और तीसरा दिया गया राज्यों की विधान परिषद की सभी सदस्य। तो बताइए इनमें से कौन सा शामिल नहीं है इन तीनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा शामिल नहीं है यानी राज्यों की विधान परिषद के सभी सदस्य ये शामिल नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी केवल C। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया कि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा प्रदान नहीं किया गया है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड के विरुद्ध संरक्षण। दूसरा दिया गया है कि अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलेख का नमूना देने से इनकार करना। और तीसरा दिया गया है कि स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के रूप में कार्य करना। और चौथा दिया गया है कि किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराए जाने का अधिकार जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रेरित विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। तो अब बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है इन चारों ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मूल अधिकारों में से प्रदान नहीं किया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलेख का नमूना देने से इनकार करना। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि सीरम LDL और HDL परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बताना है इसमें से किसका पता लगाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए यक्ष्मा, एड्स, उपदंश या फिर गैर संचारी रोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर संचारी रोग का पता लगाने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर की निम्नलिखित मिलेनियम विकास लक्ष्यों में से कौन सा भारत द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। तो बताना है मिलेनियम विकास लक्ष्यों में से कौन सा भारत द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। पहला है गरीबी को आधा कम करना, दूसरा स्कूल नामांकन में लिंग समानता प्राप्त करना, और तीसरा है 3 तिमाहियों में मातृ मृत्यु दर को कम करना, और चौथा दिया गया है यहाँ पर कि सार्वभौमिक प्राथमिक स्कूल नामांकन और समापन प्राप्त करना। तो इसमें से बताइए भारत द्वारा कौन सा प्राप्त नहीं किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सार्वभौमिक प्राथमिक स्कूल नामांकन और समापन प्राप्त करना। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 31 नंबर की भूखमरी और महामारी के कारण होने वाली व्यापक मृत्यु निम्नलिखित में से किसका अभिलक्षण है। तो बताना है किसका अभिलक्षण है। ऑप्शन दिया गया अकाल, गरीबी, गृह युद्ध या फिर कुपोषण। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाल का अभिलक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया है कि बढ़ते सोने के आयात को कम करने के लिए सरकार ने स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड योजना लागू की थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि इस योजना के तहत खरीद पर कोई उच्चतम सीमा नहीं होगी क्योंकि लोग भौतिक सोने नहीं बल्कि बॉन्ड खरीद रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया गया कि यह स्वर्ण संप्रभु बॉन्ड केवल भारतीय नागरिकों और संस्थानों को दिए जाएंगे
तो अब बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है जो ऊपर दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल दूसरा यहाँ पर सही है। ये स्वर्ण संप्रभु बॉन्ड केवल भारतीय नागरिकों और संस्थानों को दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2 यानी केवल 2। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 33 नंबर की विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल होने के लिए कौन सा देश नवीनतम है। तो बताना है नवीनतम देश कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया अफगानिस्तान, लातविया, ग्वाटेमाला या फिर लाइबेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली कीमत को क्या कहते हैं। तो बताना है सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली कीमत को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और पहला ऑप्शन है बफर कीमत, निर्गम कीमत, फिर उसके बाद न्यूनतम समर्थन कीमत और चौथा दिया गया उचित निर्वाह कीमत। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन कीमत यानी MSP, न्यूनतम समर्थन कीमत। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर की ब्लू कार्बन पहल शुरू किया गया है। तो बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, ब्लू कार्बन पहल शुरू किया गया है किसके द्वारा। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय द्वारा। अगला प्रश्न है 36 नंबर की मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है। तो बताना है किससे जुड़ी ये सहयोग परियोजना है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कुछ एशियाई देशों की संयुक्त पर्यटन पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे के तहत स्वतंत्र जिला प्रशासन स्थापित किया गया था। तो वह जिला का नाम बताना है। पहला दिया गया बलिया, दूसरा है एटा, तीसरा है पीलीभीत, चौथा है हमीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिया जिला। ठीक है, बलिया जिला प्रशासन स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित पर ध्यान दें। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, और दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर। 39 नंबर दिया गया है कि मेघ बीजन क्या है। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। मेघ बीजन क्या है। तो इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघ बीजन जो है वो कृत्रिम बारिश या बारिश की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर दिया गया कि जब जल से भरे खोखले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण पुंज को आपतित किया जाता है तो यह किरण पुंज 7 घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम विचलन कोण बनाता है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम विचलन कोण बनाता है। पहला है लाल, बैगनी, फिर हरा, फिर उसके बाद सभी रंगों का समान मात्रा में विचलन होगा। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम विचलन कोण जो बनाता है वो बैगनी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो लाल, बैगनी और हरा में यहाँ पर बैगनी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र संसद MPLD योजना किसके द्वारा लागू और निगरानी की जाती है। तो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर दिया गया कि भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला दिया गया रुपये का अवमूल्यन करके, दूसरा है आयात शुल्क में कमी करके। तो बताना है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रुपये का अवमूल्यन करके। तो केवल और केवल यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर दिया गया कि ट्विन घाटा का मतलब क्या है। तो ट्विन घाटा का मतलब बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटे ट्विन घाटे का मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर की निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो कथन यहाँ पर दिया गया कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ हुई थी। दूसरा है कि यह ग्रामीण वित्त पोषण प्रक्रिया में शामिल सभी संस्थानों के समन्वय के लिए शीर्ष निकाय है। और तीसरा दिया गया कि नाबार्ड ग्रामीण वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार एकमात्र एजेंसी है। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा या फिर तीसरा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल दूसरा यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की इस पुष्टि के कारण लेख 51A में राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख नहीं है के कारण विवाद में आ गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और गान के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन राष्ट्रगीत का नहीं। गीत के बारे में सही तथ्य क्या है, ये आपको बताने हैं। पहला यहाँ पर दिया गया कि यह बंगाली और संस्कृति में लिखा गया था। दूसरा दिया गया कि यह गांधीवादी आंदोलन राजनीति के दौरान पहली बार लोकप्रिय हो गया। और तीसरा दिया गया कि इसका अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अंग्रेजी में किया गया था। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है गीत के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर केवल और केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 के अलावा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 और 3 के अलावा कथन जो है यानी पहला वो सही है। इसके बाद अगला प्रश्न 46 नंबर दिया गया है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदान और मतदाता अधिकारों पर जागरूकता पैदा करने के लिए दिन मनाया जाता है और इस विशिष्ट तिथि को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है क्योंकि, तो अब आपको बताना है ऑप्शन की सहायता से क्यों चुना गया है। पहला दिया गया, यह लोकतंत्र की शक्ति के अस्तित्व की याद दिलाता है क्योंकि गणतंत्र दिवस अगले दिन होता है। और दूसरा दिया गया, यह विश्व मतदाता दिवस भी है। और तीसरा है यहाँ पर, यह भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल तीसरा यहाँ पर सही है, यह भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कई अभियान शुरू किए गए थे। नीचे दिए गए सही पूर्व कांग्रेस अभियानों का चयन करें। पहला दिया गया राजनीतिक आंदोलन के लिए अखिल भारतीय निधि के लिए अभियान, दूसरा है 3 कटिया सिस्टम के खिलाफ अभियान और तीसरा है नातू भाइयों के रिहाई के लिए अभियान। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, सही पूर्व कांग्रेस अभियानों का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला, राजनीतिक आंदोलन के लिए अखिल भारतीय निधि के लिए अभियान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दिया गया कि यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरा है कि इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केवल और केवल यहाँ पर दूसरा सही है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर दिया गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से विद्रोह को प्रसिद्ध किया था। तो किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया था, ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सन्यासी विद्रोह को। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त वस्तु नहीं है। तो बताना है कौन सा दीप्त वस्तु नहीं है दिए गए चारों ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर को घटता है और शीर्ष से आधार की ओर बढ़ता जाता है। तो बताना है कौन सा गुण धर्म जो है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर घटता है और शीर्ष से आधार की ओर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो बाईं से दाईं ओर क्या होती है, घटती है और शीर्ष से आधार की ओर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, परमाणु की त्रिज्या। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षयन का प्रकार नहीं है। तो बताना है रासायनिक अपक्षयन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लवण क्रिस्टल वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया कि प्रकाश की तीव्रता के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बताना है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी लक्स मीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर की एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटों के लिए 5 लैंप 100 वाट की, यहाँ पर 100 वाट दे दिया गया बाई मिस्टेक। तो 5 लैंप 100 वाट की, 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का प्रयोग करता है। तो अब बताना यहाँ पर कि 40 पैसे पर यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का ऊर्जा व्यय होगा। तो आपको 40 पैसे पर यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का ऊर्जा बताना है। तो कितना होगा, तो जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटों के लिए 5 लैंप वो भी 100 वाट की, 2 घंटों के लिए 125 वाट की एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। तो अब आपको बताना है
40 पैसे पर यूनिट की दर से प्रतिदिन की कुल नोट का ऊर्जा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यानी 1 रुपया 10 पैसा। 1 रुपया 10 पैसा आएगा, जितना भी व्यय होगा वो 1 रुपया 10 पैसा आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि ताइगा पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया, यह सभी बायोमास के बीच सबसे बड़ा बायोमास है। दूसरा है, ताइगा बायोमास केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और तीसरा यहाँ पर दिया गया कि ताइगा सर्दी और गर्मी में केवल 2 मौसम है। तो अब बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 56 नंबर की, पुडुचेरी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पुडुचेरी के क्षेत्र में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम शामिल है। दूसरा दिया गया, पुर्तगाली ने इस क्षेत्र को 1954 में भारत को सौंप दिया। और तीसरा है कि इसके बाद इसे 1962 तक एक अधिग्रहण क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया था, जब इसे संघीय क्षेत्र बनाया गया था। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ये जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि पर्यटक स्थानों पर वायु कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पानी के एरोड्रोम का प्रस्ताव दिया गया है। तो आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है 58 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दिया गया कि एक पूर्ण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र प्राप्त करने के लिए उत्तर भारत में पहला शहर कौन सा है। तो बताना है उत्तर भारत में पहला शहर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी जम्मू। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर की, ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC चीन और पाकिस्तान के बीच पहला भूमि आधारित संचार लिंक है, यह किसका हिस्सा है। तो आपको बताना है यह किसका हिस्सा है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी CPEC का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर BB अम्बेडकर द्वारा मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में माना जाता है। और दूसरा दिया गया है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। तो बताना ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी केवल और केवल यहाँ पर दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर दिया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद कहाँ सुलझाए जाते हैं। तो बताना है वो विवाद जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कहाँ सुलझाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी उच्चतम न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर की, पंचायती राज एक प्रणाली है, तो कैसी प्रणाली है ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय व स्व सरकार की प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर दिया गया है कि एक बिल के पारित होने पर दोनों सदनों के बीच एक गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक संविधान द्वारा प्रदान की जाने वाली असाधारण तंत्र है। संयुक्त बैठकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताने हैं। पहला कथन दिया गया कि स्पीकर बिल पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों को संयुक्त बैठकों को बुला सकता है। और दूसरा दिया गया कि संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण बिल या वित्तीय बिल या संवैधानिक संशोधन बिलों पर लागू होता है, न कि धन के बिलों के लिए। तो अब बताना है कि उपर्युक्त जो कथन है यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी ये दोनों का दोनों कथन जो है वो रॉन्ग है, गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यानी कोई कथन वहाँ पर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर की, संविधान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए निम्नलिखित असामान्य परिस्थितियों के तहत अधिकार देता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को संयुक्त अनुरोध करते हैं। और दूसरा दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि और सम्मेलनों को प्रभावी होने के लिए आवश्यक होने पर। और तीसरा दिया कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो बताना ये तीनों कथन सत्य है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों के तीनों कथन जो है वो सत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की, भारत के सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा मामला अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष को हल करने से संबंधित है। तो बताना है कौन सा मामला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला दिया गया गोलकनाथ मामला, दूसरा है चंपकम डोरा राजन मामला, तीसरा है मिनरवा मिल्स मामला और चौथा है बीकन सिंह मामला।
तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोलकनाथ मामला, चंपकन डोलाराजन मामला और मिनर्वा मिल्स मामला, ये तीनों करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल 1, 2, 3। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया कि न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि मूल संविधान में ट्रिब्यूनल के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा दिया गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के संबंधित खंडपीठ में याचिका दायर की जा सकती है। और तीसरा दिया गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो अब बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला और दूसरा ये कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा केवल और केवल सेकंड यानी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर की जैव गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि यह कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक अवक्रमण द्वारा उत्पादित किया जाता है। दूसरा है जैव गैस संयंत्र से निकाली गई घोल को उच्च गुणवत्ता वाले खाद के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोई भी कथन सत्य नहीं है यानी दोनों का दोनों कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पर सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 68 नंबर दिया गया कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो बताना है सिंदूर का यहाँ पर रासायनिक दृष्टि क्या है यानी नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशतता बताना है। तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता बताना है कितना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 11.11%। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय यानी बॉडी के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं है। तो किस निकाय को नहीं है। ऑप्शन दिया गया नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, तीसरा है नगर निगम और चौथा है शहरी पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शहरी पंचायत को नहीं है। अगला प्रश्न है 71 नंबर की एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी है। तो बताना है उसकी क्या है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है सीपीयू के घटक कौन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कंट्रोल यूनिट, अंक गणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए किसका प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया कि संरक्षण जुताई के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन ए यहाँ पर दिया गया है कि इस विधि में मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कारण आर की अगली फसल बोने से पहले पिछली फसलों के अवशेष मैदान पर छोड़ दिए जाते हैं। तो बताना है उपयुक्त कथन के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य है। तो बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और आर दोनों ही कथन सत्य है और आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तक दिया गया और सूची 2 में लेखक दिए गए और आपको मिलान करना है और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनों की सहायता से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन कम्युनिटी के जो लेखक हैं वो डॉक्टर एस.बी. चौधरी जी हैं और इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के जो लेखक हैं वो टी.आर. होम्स जी हैं। ए न्यू फ्रॉम द आउटसाइड के जो लेखक हैं वो पी. चिदम्बरम हैं और गणित सार का जो लेखक हैं वो श्रीधर हैं। तो 4, 1, 3, 2 4, 1, 3, 2 इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट होगा। 4, 1, 3, 2 तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4, 1, 3, 2। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर दिया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए। पहला यहाँ पर दिया गया वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो। दूसरा दिया गया वह कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो। और तीसरा दिया गया कि वह कम से कम 7 साल तक भारत में किसी भी न्यायिक कार्यालय में
कार्य किया हो। और चौथा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया कि श्रम मंत्रालय ने मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना नियोक्ताओं को कितने दिनों का पारिश्रमिक वापस करने की बात की है। तो बताना है कितने दिनों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 7 हफ्तों का पारिश्रमिक। अगला प्रश्न है 78 नंबर की कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी वर्ष 1952 में। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा किस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ को आदेश दिया था कि वह सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन दे। तो बताना है कौन सा करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर की कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अंतर्गत मूल मजदूरी के रूप में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी का, यानी किसी खाद्यान्न रियायत की उचित मूल्य, नियोजक द्वारा की गई भेंटें या उपहार, कोई महंगाई भत्ता, इन सभी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 81 नंबर की कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है किस आधार पर किया जाता है। तो पहला दिया गया आघात का स्वरूप, दूसरा है कर्मकार का औसत मासिक मजदूरी और तीसरा है कर्मकार की आयु। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि कर्मकार अपने अंशदान की जितनी राशि कटवाता है उतनी ही राशि उसके नाम वाले फंड के खाते में नियोजक भी जमा करेगा। दूसरा दिया गया कि यह निधि सदैव सभी प्रकार की विधिक कार्यवाहियों से अप्रभावित रहेगा। तो बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों यहाँ पर कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि श्रम संघ अधिनियम के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया गया कि कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 की सहमति से इसका नाम बदल सकता है। और दूसरा दिया गया कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नाम में परिवर्तन इसके किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। और इसके बाद और तीसरा यहाँ पर दिया गया कि संघ द्वारा या इसके विरुद्ध चल रही कोई कानूनी प्रक्रिया इसके नया नाम द्वारा भी जारी रहेगा। और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी के सभी जो कथन है वो सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया कि विधिक संस्थानों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए योजना लागू करते समय किन सिद्धांतों का ध्यान में रखा जाता है। तो बताना है किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। पहला दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित करना। और दूसरा दिया गया कि अनुच्छेद 42 में आदेशित है कि राज्य कार्य के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थिति तथा मातृत्व लाभों को सुरक्षित रखने हेतु। और तीसरा दिया गया कि अनुच्छेद 43 द्वारा कामगारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थिति तथा पूर्ण मनोरंजन अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो बताना है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और गुलजारी लाल नंदा दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर दिया गया कि हिंद मजदूर सभा की स्थापना किस दल के द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है हिंद मजदूर सभा की स्थापना किस दल द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी समाजवादी दल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर की यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेसर KT शाह द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि चाय क्षेत्र प्रवासी अधिनियम 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया कि इस अधिनियम के अनुसार बागानों के मालिक बागानों को प्रमाणित ठेकेदारों के अलावा किसी अन्य साधन से श्रमिकों की भर्ती नहीं कर सकते हैं। और दूसरा देखते हैं और दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया कि इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों की भर्ती के लिए नियंत्रित प्रवासी क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। तो अब बताना है यहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया कि यह अधिनियम उन सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं जिनमें 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। दूसरा दिया गया यहाँ पर कि यह अधिनियम उन ठेकेदारों पर भी लागू होता है जो अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष तक किसी भी दिन 12 या उससे अधिक श्रमिक कार्य पर लगे हुए थे। तो अब बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ए और बी दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि इसके अंतर्गत 1000 से कम व्यक्ति नियुक्त हों। काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान मजदूरी की अवधि के अंतिम दिन से 7वें दिन की समाप्ति के पूर्व करना होगा। और दूसरा दिया गया कि अन्य किसी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान मजदूरी की अवधि की अंतिम दिन के 10वें दिन की समाप्ति के पूर्व करना होगा। तो अब बताना है इसमें से कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत कटौतियों में सम्मिलित है। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। जुर्माने की रकम में कटौती, ड्यूटी पर अनुपस्थिति के लिए कटौती और माल या धन की क्षति के लिए कटौती। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर की औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उद्योग के परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। पहला दिया गया कृषि संबंधी कोई क्रिया, सरकार की प्रतिरक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से संबंधित कार्य, या फिर चिकित्सालय या औषधालय अथवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया है कि कारखानों में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला कथन दिया गया कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और दूसरा दिया गया कि इनकी नियुक्ति वैसे संस्थानों में की जाए जहाँ साधारणतः 1000 या अधिक श्रमिक नियुक्त हो। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन जो सत्य हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रम कल्याण संबंधी प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। तो बताना है कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत शिशु गृह या शिशु सदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि प्रत्येक ऐसे कारखाने में जहाँ साधारणतः या 30 से अधिक स्त्री श्रमिक नियुक्त हैं, उनके 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए एक उपयुक्त कक्ष अथवा कक्षों का प्रबंध किया जाएगा। और दूसरा दिया गया कि इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए यहाँ पर सही है। कथन ए करेक्ट है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केवल और केवल ए। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। ए और बी साझेदार हैं जो अनुपात के लाभ वितरण करते हैं। सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए अपने हिस्से का 1/7 और बी अपने हिस्से का 1/3 के पत्र में समर्पित करते हैं। नया लाभ वितरण अनुपात होगा। तो नया लाभ वितरण अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 6:2:2 यही होगा नया लाभ वितरण अनुपात। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर दिया गया कि संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व है। तो कर्ता का क्या दायित्व है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी असीमित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया है कथन ए और कारण आर, जिसमें कथन दिया गया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा का एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराया जाना आवश्यक है। और कारण आर दिया गया है कि यह प्रबंधन का एक उपकरण है। तो बताना है नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है 99 नंबर की भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो असमाप्त कटौती होती है एक दायित्व है। भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती एक दायित्व होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर की कंपनी का कर पूर्व लाभ 2 लाख रुपये है, यदि ब्याज आवर्त 5 है, यहाँ पर 5 दिया गया, एस नहीं 5 है, तो ब्याज की रकम कितनी होगी? तो बताना है ब्याज की रकम कितनी होगी। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। यहाँ पर 2 लाख रुपये यहाँ पर पूर्व लाभ दिए गए हैं, यदि ब्याज आवर्त 5 दिया गया है तो ब्याज की रकम कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 40,000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं 101 नंबर। अब 101 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है वह पुस्तक है, तो बताना है वो कौन सी पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3 यानी विक्रय वापसी वही। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 102 नंबर दिया गया है कि कारखाना ऊपरी व्यय निम्न में से किसके बराबर होती है। तो बताना है कारखाना ऊपरी व्यय निम्न में से किसके बराबर होती है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कारखाना लागत प्लस मूल लागत। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दोहरा बीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक तरीका है यानी कौन सा एक तरीका है जिसे अपने ब्राउजर में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो बताना है कौन सा एक तरीका है, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बुकमार्क जो है वो एक तरीका है जिसे अपने ब्राउजर में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न 105 नंबर दिया गया कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 या स्नायु केंद्र या फिर अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न 106 नंबर की 5 व्यक्ति एक टेंट में रहेंगे, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 16 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र और वायु के लिए 100 घन मीटर के अंतराल की आवश्यकता है, तो उन व्यक्तियों को उसमें जगह देने के लिए लघुत्तम आकार के शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और वीडियो को पॉज करके इसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका उत्तर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 18.75 मीटर जो ऊंचाई होनी चाहिए, 18.75 मीटर आनी चाहिए। तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं आंसर हल करके। अब तब तक अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर की एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,000 रुपये हो जाएगी, तो वह राशि क्या है। तो बताना है वह राशि क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आप लोगों का आना चाहिए, इसको हल करने के बाद उत्तर आना चाहिए 10,000 रुपये यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 108 नंबर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% और 45% एवं उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट के अंतर 12 रुपये है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो बताना है उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 800 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये और 600 रुपये। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आपका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 600 रुपये। 600 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर की। यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 12√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो शीर्ष लंब यहाँ पर दिया गया है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन दिया गया 12 वर्ग सेंटीमीटर, 144√3 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर और 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना हल कर सकते हैं और इसका उत्तर बता सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 यानी 144√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर की। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी का चाल की गणना करें। तो बाइक सी के चाल की गणना करना है। तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया है 17/3 मीटर प्रति सेकंड, 26/9 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा दिया गया 17/9 मीटर प्रति सेकंड। चौथा है 26/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इन ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। सी की चाल का गणना करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 17/3 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग अपना हल कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तब तक। अगला प्रश्न दिया गया 111 नंबर की। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया है, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है।
तो बताना उस परीक्षा का पूर्णांक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 450, दूसरा है 810, तीसरा है 500 और चौथा है 625। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 यानी 625 जो है वो पूर्णांक है उस परीक्षा का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर की। यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो बताना है 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 4 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन, 4 सही 2/3 दिन या फिर 5 सही 2/3 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आप लोगों को हल करने के बाद ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 5 सही 1/3 दिन। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 113 नंबर की। किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 हैं। बाद में सत्यापन करने से यह पता चला कि एक विषय में उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया था। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत क्या है? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है 87, 85, 84 या फिर 86। तो बताना है प्राप्त अंकों का सही औसत क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके क्वेश्चन को हल करने के बाद ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 85। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 114 नंबर दिया गया कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है? तो बताना है 1 किलोग्राम की जगह पर कितने किलोग्राम का यूज करता है। तो ऑप्शन दिया गया 900 ग्राम, 880.5 ग्राम, 850 ग्राम और चौथा दिया गया 888.8 ग्राम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो 114 नंबर का करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 888.8 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर की। 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है 4 और 7 से 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, वो जो विभाज्य हो 4, 7 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 980। अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। तो 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा? तो बताना है 7 वर्षों का कुल कितना ब्याज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 10,500 रुपये। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको हल कीजिए और आंसर मिलाइए। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर की। अनिमेष जो बिंदु P पर खड़ा है 12 मीटर पूर्व की ओर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, तब वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 4 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 7 मीटर चलकर बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S से वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 16 मीटर चलकर बिंदु I पर पहुंचता है। बिंदु I से 7 मीटर पश्चिम की ओर चलकर वह बिंदु J पर रुक जाता है। तो बिंदु P के संदर्भ में बिंदु J किस दिशा में है? तो बिंदु P के संदर्भ में बिंदु J किस दिशा में है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं तब तक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 118 नंबर। 118 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं और आपको मानना है कि ये कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या फिर कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है या फिर सत्य है, यदि कोई हो तो कथन यहाँ पर दिया गया कुछ ऊँट जहाज हैं, कोई जहाज नाव नहीं है। निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ जहाज ऊँट है और कुछ ऊँट नाव नहीं है। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो बताइए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 119 नंबर दिया गया कि यदि एक दर्पण को एमएन पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति में यहाँ पर दिया गया है और एमएन यहाँ पर दर्पण दिया गया है। आपको प्रतिबिंब बनाना है इसका। तो क्या बनेगा, ऑप्शन की सहायता से आपको बताने हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, 4, जिसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ये वाला प्रतिबिंब बनेगा प्रश्न आकृति की।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर की, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पुरुष चिकित्सक भाई, तो पुरुष चिकित्सक भाई का यहाँ पर बताना है कि कौन सा आकृति सही निरूपण करता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।